नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 2 नवंबर 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 4 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एयर पोल्यूशन के अगेंस्ट फाइट में सबसे वीकेस्ट लिंक क्या है। दूसरे नंबर पे 2 फिंगर वेजाइनल टेस्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम जजमेंट दिया है। टेस्ट बहुत ज़्यादा अनसाइंटिफिक है, रेग्रेसिव है, लेकिन फिर भी इसे फॉलो किया जाता है। C-295 एयरक्राफ्ट अब इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे, तो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इस आर्टिकल से निकालेंगे। वैसे तो इन्फॉर्मेशन भर भर के ये आर्टिकल है, काम की चीज़ें निकालेंगे। सबसे लास्ट में चौथा आर्टिकल मीडिया एथिक्स से डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एयर पोल्यूशन के अगेंस्ट फाइट में वीकेस्ट लिंक से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। क्या कंटेस्ट है? देखो, हर साल आप देखते हो दिल्ली और आसपास के इलाकों में एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी हवा की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। इस साल भी ऐसा ही हो रहा है, जिसका देखो मेन तो रीज़न है स्टबल बर्निंग। किसान राइस की मतलब धान की कटाई करने के बाद जो वेस्ट बचता है उसको जलाते हैं, जिसकी वजह से एनसीआर में पोल्यूशन बढ़ जाता है। ये तो है, लेकिन इसके अलावा राइटर इस आर्टिकल में फोकस करते हैं एक और वीकेस्ट लिंक है पोल्यूशन के अगेंस्ट लड़ाई में। देखो, जो इंडिया में इन्वायरमेंट को रेगुलेट करने के लिए कंट्रोल बोर्ड है ना, जैसे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टेट लेवल पे और नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नेशनल लेवल पे, इसके अलावा पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ये यूनियन टेरिटरीज में है। ये सब इन्वायरमेंट को रेगुलेट करने वाली फ्रंटलाइन ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे देश में। मेनली देखो, इन सब रेगुलेटर्स का प्राइमरी रोल है पॉइंट सोर्सेज, जैसे देखो इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट्स, इन सब से जो एमिशन होता है ना उसको रेगुलेट करना, ताकि अर्बन और रूरल एरियाज में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। बट देखो, इसके साथ साथ और भी बड़े रोल हैं इन रेगुलेटर्स के, जैसे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए गाइड करना समय समय पर रेलेवेंट अथॉरिटीज को। फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो ग्रांट दी जाती है उस ग्रांट को अच्छे से खर्च करना और करवाना। अगर देखो हम बात करें ये स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कौन से एक्ट के अंदर आते हैं, देखो सबसे पहले तो शुरुआत में इन्हें वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के अंतर्गत इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन 1981 में ये जो एक्ट आया ना, एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, इसके तहत भी इन स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पावर दे दी गई कि आपको एयर क्वालिटी को अच्छे से मैनेज करना है। उसके बाद तो देखो समय समय पर और बहुत सारे रूल्स आए, इन्वायरमेंट संबंधित एक्ट्स आए, जिनके तहत स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को पावर दी गई। लेकिन देखो समय के हिसाब से स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो पावर इंक्रीज होनी चाहिए थी ना, वो पावर इंक्रीज नहीं हो सकी है। ये काफी ज्यादा दिक्कत की बात है। और आप देख लीजिए हमारे देश में जो इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स हैं, जैसे एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, कितनी ज्यादा खराब हो गई है कई सारे एस्पेक्ट्स में। ओवर द ईयर्स देखो बहुत सारी कमेटीज ने रिपोर्ट दी है कि ये स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड खराब क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, इनकी खराब परफॉर्मेंस के रीजंस क्या हैं। अभी देखो हम बात करेंगे कैसे ये जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो खराब परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब मेन रीजंस क्या हैं। रीजंस को देखो 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला जो रीजन है इनकी खराब परफॉर्मेंस का, कंपोजिशन कैसी है, मतलब कैसे मेंबर्स हैं स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में। मल्टी मेंबर बॉडीज होती हैं स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिनको हेड किया जाता है चेयरपर्सन और मेंबर सेक्रेटरी के द्वारा। इस बॉडी में मेंबर्स के द्वारा जो भी फैसले लिए जाते हैं, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, पॉलिसीज बनाई जाती हैं, उसके आधार पर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की डे टू डे जो फंक्शनिंग है वो कैरी आउट की जाती है। बट देखो दिक्कत ये है कि ये जो मल्टी मेंबर बॉडी है ना स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसमें काफी सारे मेंबर्स ना लोकल अथॉरिटी से, इंडस्ट्री से, पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन से यानी पीएसयू से भी आते हैं। तो आप एक बात बताइए, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आया या नहीं आया? बहुत बार तो हम देखते हैं लोकल अथॉरिटीज, पीएसयूज या फिर इंडस्ट्रीज यही तो पोल्यूशन एमिट करते हैं। अब उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव अगर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर रहेंगे तो फिर वो रेलेवेंट एक्शन नहीं ले सकेंगे, जो जरूरी है, क्योंकि उनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ही पोल्यूशन को एमिट कर रही है। उसी प्रकार से देखो साइंटिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर, एकेडमिक्स, इनकी संख्या बहुत कम रहती है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, ओनली 7% ऑफ बोर्ड मेंबर्स हैं। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है, देखो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ये है, मतलब एक्ट बोलता है कि ना जितने मेंबर्स होते हैं स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, उसमें से कम 2 मेंबर तो ऐसे होने चाहिए जिनको एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की नॉलेज है या एक्सपीरियंस है।
बट इसकी भी धज्जियां उड़ाई जाती हैं, इस प्रोविजन को फॉलो नहीं किया जाता है। राइटर सजेस्ट ये करते हैं स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्टीज वाली बॉडी होनी चाहिए, अलग अलग फील्ड से एक्सपर्ट इस बॉडी में शामिल हो, ऐसा प्रोविजन होना चाहिए। अगर देखो एक्सपर्टीज की कमी रहेगी मेंबर्स में, या फिर रिप्रेजेंटेशन जो है वो वेरियस फील्ड से नहीं होगा, तो फिर अच्छे से पॉलिसी नहीं बना सकेगा ये बोर्ड और फंक्शनिंग अच्छे से कैरी आउट नहीं की जा सकेगी। अब नेक्स्ट रीजन की तरफ आते हैं। देखो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जो लीडरशिप है ना, जैसे चेयरपर्सन और मेंबर सेक्रेटरी, ये फुल टाइम टेन्योर नहीं एंजॉय करते। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत जल्दी इन्हें हटा दिया जाता है। जैसे एक बार तो छत्तीसगढ़ के जो चेयरमैन थे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, उनको 18 दिनों के अंदर हटा दिया गया। हरियाणा और यूपी में मेंबर सेक्रेटरी को सिर्फ 15 दिनों के अंदर हटा दिया गया। बहुत बार चेयरपर्सन या फिर मेंबर सेक्रेटरी का कार्यकाल सिर्फ 1 साल से भी कम का होता है। देखो इतना कम समय मिलेगा, इतने समय में तो वो अपना मैंडेट ही नहीं समझ पाते कि हमें काम क्या करना है। तो ऐसी सिचुएशन में वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन या फिर इफेक्टिव एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे, ये सोचने वाली बात है। अब बात करते हैं तीसरे रीजन की। देखो ये स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अंडर स्टाफ्ड बॉडी रहती है। जितनी टोटल सैंक्शन पोस्ट है, मान लीजिए 100 सैंक्शन पोस्ट हैं, 40% पोस्ट तो खाली रहती हैं अवेलेबल जो डेटा है उसके अनुसार। राइटर कहते हैं देखो कई सारे राज्यों में, फॉर एग्जांपल झारखंड में टेक्निकल पोजीशंस में कितनी वैकेंसीज खाली हैं, 84%। बिहार और हरियाणा में टेक्निकल पोजीशंस में कितनी वैकेंसी खाली हैं, 75%। जब देखो इतनी सारी वैकेंसीज तो खाली रहेंगी, तो कैसे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपना काम चला सकेगा। जैसे देखो इंडस्ट्री की कंप्लायंस इंश्योर करनी है, मतलब ये इंश्योर करना है कि इंडस्ट्रीज ज़्यादा तो एमिशन नहीं कर रही हैं। अगर वायलेशन के अगेंस्ट एक्शन लेना है, मान लीजिए पता लग गया कोई इंडस्ट्री ज़्यादा कार्बन एमिट कर रही है, तो उसके खिलाफ एक्शन लेना है, स्टैंडर्ड सेट करने हैं। कैसे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड काम करेगा अगर इतनी वैकेंसीज खाली रहेंगी। छानबीन अच्छे से नहीं हो सकेगी, वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ज़्यादा बढ़े हुए वर्कलोड में फिर वैसा ही काम होगा, क्वालिटी वाला काम नहीं होगा, और यही अभी हो रहा है। तभी तो बोला जाता है कि एयर पोल्यूशन के अगेंस्ट फाइट में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अभी सबसे बड़ा वीकेस्ट लिंक है। अगर हमें वो लड़ाई जीतनी है, अगर हमें पोल्यूशन को कम करना है, तो हमें सबसे पहले स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कामकाज पर ध्यान देना होगा, इस बॉडी को मजबूत बनाना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो 2 फिंगर टेस्ट से संबंधित है। आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे कैसे इस 2 फिंगर टेस्ट की वजह से रेप विक्टिम्स को बहुत ज्यादा ट्रामा फेस करना पड़ता है, और सुप्रीम कोर्ट की अभी जजमेंट क्या आई है इस इश्यू के ऊपर। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं ये 2 फिंगर टेस्ट है क्या। देखो 2 फिंगर टेस्ट एक बहुत ही ज्यादा रिग्रेसिव प्रैक्टिस है, जिसे आज के समय में बिल्कुल नहीं फॉलो किया जाना चाहिए, टोटली अनसाइंटिफिक है। लेकिन तमाम तरह की गाइडलाइंस के बावजूद अभी भी कहीं कहीं इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। क्या होता है इस टेस्ट में, जैसे देखो किसी लड़की ने एलिज किया कि मेरा रेप हुआ है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन में ना वेजाइना में 2 फिंगर्स को इंसर्ट किया जाता है और वेजाइना की लेक्सिटी मतलब लूजनेस को चेक किया जाता है। एजम्पशन ये होती है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है, अगर कोई महिला सेक्सुअल इंटरकोर्स की आदी है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स की आदत है, क्योंकि 2 फिंगर्स इंसर्ट करके ये पता लगाया जाता है वेजाइना में कितनी लूजनेस है, तो उससे पता लग जाता है कि वो महिला सेक्सुअल इंटरकोर्स की आदी है, मतलब आदत है या फिर नहीं है। तो उससे ये एज्यूम किया जाता है कि अगर कोई महिला सेक्सुअली एक्टिव है तो उसका रेप नहीं किया जा सकता। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अनसाइंटिफिक रिग्रेसिव सोच है, इसीलिए तमाम तरह की गाइडलाइंस हैं इस टेस्ट को बैन करने की बावजूद इसके ये टेस्ट अभी भी फॉलो किया जा रहा है। और अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू पर काफ़ी सख्त रुख अख्तियार किया है। देखो आप एक चीज़ समझते हो, जो रेप सर्वाइवर होते हैं ऑलरेडी वो इतना ज़्यादा ट्रामा फेस करते हैं, रेप के दौरान इतना कुछ गलत होता है, उसके बाद भी जब वो समाज को बताते हैं, रेप सर्वाइवर के द्वारा समाज को बताना कि रेप हुआ है, आपको भी पता है कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद अपनी बात को सही साबित करने के लिए इस प्रकार से 2 फिंगर टेस्ट होता है। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि रेप सर्वाइवर को आप रिपीटेड ट्रामा झेलने को मजबूर कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अब जाके ये बोला है कि अगर
कोई टू फिंगर टेस्ट वेजाइनल टेस्ट परफॉर्म करता है ना, तो उसे मिसकंडक्ट का गिल्टी माना जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे मिसकंडक्ट का गिल्टी माना जाएगा, अपराधी माना जाएगा। जिस बेंच ने ये वर्डिक्ट दिया उसको लीड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। उन्होंने कहा कि देखो ये टू फिंगर वेजाइनल टेस्ट जो है इसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। ये टेस्ट ना तो ये साबित करता है कि रेप हुआ है और ना ही ये साबित करता है रेप नहीं हुआ है। लेकिन इस टेस्ट के कारण प्राइवेसी बहुत ज़्यादा वायलेट हो जाती है, डिग्निटी बहुत ज़्यादा वायलेट हो जाती है महिला की। और देखो ये तो पैट्रियार्कल सोच को बताता है ना, कि मतलब इस टेस्ट से ये पता लगाया जाता है क्या महिला सेक्सुअली एक्टिव है, और उसकी सहायता से फिर ये कंक्लूजन निकाला जाता है कि सेक्सुअली एक्टिव महिला का रेप नहीं किया जा सकता। ये पैट्रियार्कल सोच है। जब देखो 2012 में निर्भया केस हुआ था ना, तो उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट में ये बदलाव किया गया था और क्लियरली कहा गया था, आपने मूवी देखी होगी ना पिंक मूवी में अमिताभ बच्चन वकील है, तापसी पन्नू, उन्होंने आरोप लगाया था रेप का। तो बाद में कोर्ट में अमिताभ बच्चन ये साबित करते हैं कि जो विक्टिम है उनका कैरेक्टर कैसा है, इससे कोई लेना देना नहीं है रेप का। तो उसी प्रकार की चीज़ ना 2013 में आई थी। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 53A में ये कहा गया था साफ तौर पर, विक्टिम के कैरेक्टर का, पास्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस का कोई लेना देना नहीं है अभी जो सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है उससे। मतलब अभी सेक्सुअल ऑफेंस जो हुआ है महिला के अगेंस्ट, उसको ये कह के नकारा नहीं जा सकता कि पास्ट में महिला का कैरेक्टर ऐसा रहा है, पास्ट में महिला सेक्सुअली एक्टिव थी। कंसेंट का इशू जरूरी है। उसी पिंक मूवी में अमिताभ बच्चन बार बार कंसेंट पर फोकस करते हैं। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने भी गाइडलाइंस इशू की थी कि इस टू फिंगर वेजाइनल टेस्ट को ना कंडक्ट किया जाए। बट देखो बावजूद इसके, अब आपको पता है इंडियन एविडेंस एक्ट में साफ तौर पे बोला गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा साफ तौर पे बोला गया, लेकिन अभी अभी मेडिकल एग्जामिनेशन में काफ़ी बार डॉक्टर्स ये टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं। तो मतलब बात जो है वो ग्राउंड लेवल तक पहुंची नहीं है। बहुत बार बोलते हैं ना कि अपर लेवल पे बदलाव हो जाता है, लेकिन बात ग्राउंड लेवल तक जो एग्जीक्यूटर हैं उन तक पहुंचती नहीं है। वैसा ही कुछ हो रहा है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप मेडिकल करिकुलम में इसे हटा दो ना, स्टूडेंट्स को अवेयर किया जाए, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उन्हें शुरू से ही अवेयर किया जाए कि ये टेस्ट नहीं परफॉर्म करना है। अभी वो चीज़ें अभी हो नहीं रही हैं। देखो हमारे देश में ना बहुत सारे रेप के तो केसेस ऐसे होते हैं जिनकी रिपोर्टिंग ही नहीं होती, और रेप के केसेस में कन्विक्शन रेट भी बहुत कम होता है। तो अब समय आ गया है कि सरकार, पुलिस स्टेशन सरकार के अंदर ही आते हैं। ये सब जो भी रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं ना, वो इन केसेस को काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी से टैकल करें बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, और ये इंश्योर करें विक्टिम्स को जल्द से जल्द जस्टिस मिले और उनकी डिग्निटी किसी प्रकार से वायलेट ना हो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। अब देखो नेक्स्ट आर्टिकल तो C295 और इंडियन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री से संबंधित है। काम के जो पॉइंट्स हैं वो इस आर्टिकल से हम निकालते हैं। GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेस्ट देखो ये है, 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ना फाउंडेशन स्टोन रखा गया वडोदरा में। C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए फैसिलिटी सेटअप की जाएगी। किसके द्वारा? इसके लिए देखो एयरबस जो कंपनी है ना, उनका टाई अप हुआ है टाटास के साथ में। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड टाटास की कंपनी है, TSL, इनका टाई अप हुआ है एयरबस के साथ में। मिल के दोनों ये C295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करेंगे वडोदरा में। पहली बार होगा कोई प्राइवेट कंपनी इंडिया में फुल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करेगी। तो इंडिया को देखो डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है, तो बहुत ही अच्छा स्टेप है, ये माइलस्टोन है आत्मनिर्भरता के मामले में डिफेंस की अगर हम बात करें। ये C295 जो एयरक्राफ्ट है ना, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, कैपेसिटी है 5 से लेकर 10 टन के बीच में। इससे पहले एवरो एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यूज़ किया जाता था, तो उसकी लिगेसी को फिल किया जाएगा इस C295 के द्वारा। इसको मैन्युफैक्चर करने का जो प्रपोजल है वो देखो ओरिजिनेट हुआ 2013 में, और अब जाके फाइनली फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। पिछले साल यानी 24 सितंबर 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ में। कॉन्ट्रैक्ट था 21,935 करोड़ का। ये सब डिटेल्स आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पता इससे ये लगता है कि जो
एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर होंगे ना यहाँ पे, उनको इंडियन एयरफोर्स के द्वारा परचेज किया जाएगा, क्योंकि ये सिविलियन एयरक्राफ्ट नहीं है, ये डिफेंस में यूज होने वाले एयरक्राफ्ट हैं, तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इन्हें परचेज किया जाएगा। और देखो वो समय भी दूर नहीं, अभी तो देखो जो ये सिविलियंस पर्पजेज के लिए जो प्लेन यूज होते हैं ना, जिसमें आपने यात्रा की होगी या बहुत से लोगों ने अभी नहीं भी की होगी, भारत दर्शन के दौरान आप यात्रा करोगे प्लेन्स में, तो वो प्लेन अभी इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं। लेकिन अब देखो एयरबस होगी, बोइंग होगी, ये प्लेन्स की हम बात कर रहे हैं जो सिविलियन पर्पजेज के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ना इंडिया से माल बहुत इंपोर्ट होता है, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज हों या फिर पार्ट्स हों। बहुत सी एसएमईज, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, वो बहुत माल देती हैं इन कंपनीज को, बोइंग को और एयरबस को। लेकिन अभी भी देखो ये जो एयरक्राफ्ट है ना, टोटली इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं। तो अब ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिफेंस पर्पजेज के लिए इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा ये जो सिविलियन पर्पजेज के लिए इस्तेमाल होने वाले प्लेन है ना, ये भी इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे, वो दिन दूर नहीं। क्योंकि देखो इससे बहुत से रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, टेक्नोलॉजी आती है तो फिर बाद में हम इन्हें एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अभी देखो हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं, एक समय ऐसा आएगा कि हम इन्हें एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे देशों को। देखो बोइंग का ये कहना है कि $1 बिलियन के जो इक्विपमेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, हम इंडिया से परचेज करते हैं। 300 प्लस सप्लायर के साथ में इंडिया में हमारी पार्टनरशिप है। बोइंग के 3000 एम्प्लॉइज इंडिया में काम करते हैं। मतलब ये कंपनीज पूरा प्लेन इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं करते, लेकिन एक्टिव हैं। जैसे टाटास के साथ में बोइंग का भी एक कॉन्ट्रैक्ट है हेलीकॉप्टर्स, जैसे AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। देखो इंडिया का जो एविएशन सेक्टर है ना, वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन सेक्टर है। जल्द ही हम टॉप 3 कंट्रीज में आ जाएंगे वर्ल्ड में एयर ट्रैफिक के मामले में। हर साल करोड़ों पैसेंजर्स नए नए एयर से ट्रैवल करते हैं, और देखो आने वाले 10-15 सालों में हमें अगर एयर ट्रैफिक को मेंटेन करना है ना, एकोमोडेट करना है, तो 2000 नए पैसेंजर और कार्गो एयरक्राफ्ट की हमें आवश्यकता है। उस दिशा में इस फैसिलिटी का वडोदरा में सेटअप होना एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। अब हम आगे आर्टिकल डिस्कस करते हैं मीडिया एथिक्स से संबंधित। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन की। देखो जैसा आपको पता है, डेमोक्रेसी में मीडिया का रोल 4th पिलर की तरह होता है, लेकिन वो बात अलग है। कुछ एक्सपर्ट्स आज के समय में बोलते हैं मीडिया का काम 4th पिलर के बजाय 4 पिलर की तरह हो रहा है। ऑलरेडी जो 3 पिलर्स हैं उनको कमजोर करने का काम मीडिया कर रही है। इंडिया में तो मीडिया इतना नीचे गिर चुकी है, इतने नीचे गिर चुकी है कि शायद और नीचे गिरेगी तो तेल मिल जाएगा, ऑयल तक पहुंच जाएगी। खैर, इंट्रोडक्शन में ये कहा जाता है डेमोक्रेसी में मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लोगों को जागरूक करना नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में, और फ्रीली इंफॉर्मेशन मिलती है लोगों को मीडिया के माध्यम से। सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, ये भी मीडिया का काम है। मीडिया को फ्रीडम हासिल है देश के संविधान के आर्टिकल 19 सेक्शन 1 क्लास ए से। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म का ये होता है लोगों को न्यूज़ प्रोवाइड करना, व्यूज़, कमेंट्स, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना उन मामलों पर जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के हैं। मीडिया का ये भी काम बनता है कि वो एक्यूरेटली काम करे, गलत इंफॉर्मेशन ना दे, बिना बायस्ड होकर काम करें और डिसेंट लैंग्वेज इस्तेमाल करें लोगों को न्यूज़ प्रोवाइड करते वक्त। अगर देखो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ मीडिया, तो आप ये सब पॉइंट्स लिख सकते हो। हेल्दी डेमोक्रेसी को शेप करना, लोगों को सोशियो पॉलिटिको इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बताना जो फिलहाल के समय में एग्जिस्ट कर रही हैं, एक मिरर के तौर पे काम करना, समाज में जो भी हार्श रियलिटीज़ हैं, सच कड़वा होता है लेकिन आईना दिखाना, सिटीजन्स को अनबाइस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जनता की थिंकिंग प्रोसेस को शेप करने में मदद करना, पॉलिटिशियंस को याद दिलाना अनफुलफिल्ड वादों के बारे में, और हर एक उस एक्शन को क्रिटिसाइज करना जो स्पिरिट ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट है। पॉलिटिक्स में या फिर किसी भी जगह पे जो अनफेयर या फिर करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको उजागर करना, समाज में, देश में यूनिटी एंड ब्रदरहुड को प्रमोट करना, और सबसे लास्ट में डेमोक्रेटिक सिस्टम की कमियों को भी उजागर करना। ये सब ड्यूटीज़ हैं मीडिया की। ये सब देखो कोर प्रिंसिपल्स हैं जर्नलिज्म के। सबसे पहले ट्रूथ एंड एक्यूरेसी, दूसरे नंबर पे इंडिपेंडेंस,
इंडिपेंडेंट होकर काम करना चाहिए जर्नलिस्ट को, बिना किसी के दबाव में आए, ना तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के दबाव में आए। कई बार देखो न्यूज चैनल्स भी जर्नलिस्ट को, रिपोर्टर्स को दबाने की कोशिश करते हैं कि आप ये मत कवर कीजिए, तो ये मीडिया एथिक्स के अगेंस्ट है, जर्नलिज्म के कोर प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। जर्नलिस्ट को हर एक न्यूज़ को वेरीफाई करना चाहिए। इसके अलावा फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी, सभी लोगों को इक्वल अधिकार दिया जाए बोलने का। काफ़ी बार मीडिया देखो क्या करता है, एक तरफा न्यूज़ कवर करता है, और इवन काफ़ी बार तो डिबेट भी एक तरफा होती है। मीडिया जो दिखाना चाहता है, सिर्फ उसी व्यूज़ से इत्तेफाक रखने वाले गेस्ट को इनवाइट किया जाता है, और अगर बाकी आ भी जाते हैं तो उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है ह्यूमैनिटी, और सबसे लास्ट में अकाउंटेबिलिटी। तो ये सब जर्नलिज्म के कोर प्रिंसिपल्स हैं। अगर यूपीएससी पूछ लेती है कि जर्नलिज्म के कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो आप ये 5 याद रख लीजिए। ट्रूथ एंड एक्यूरेसी, जो न्यूज़ प्रेजेंट की जाती है वो फैक्ट्स के आधार पर होनी चाहिए, एविडेंस के आधार पर होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे इंडिपेंडेंस, तीसरे नंबर पे फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी, इसके बाद ह्यूमैनिटी, और सबसे लास्ट में अकाउंटेबिलिटी। काफ़ी बार देखो यूपीएससी इश्यूज भी पूछ लेती है कि मीडिया इंडस्ट्री में कौन कौन से इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करने की आवश्यकता है। तो इश्यूज आप बता सकते हो, जैसे पेड न्यूज़ का इशू है, पैसे लेके मीडिया न्यूज़ छाप देती है या फिर न्यूज़ दिखाती है। करैक्टर असैसिनेशन का इशू है, किसी पर्सन का करैक्टर पूरी तरह से असैसिनेट कर दिया जाता है, मीडिया ट्रायल चलता है। अब देखो ये कौन फैसला करेगा कि किसी पर्सन ने अपराध किया है या फिर नहीं किया है, ये फैसला जुडिशरी को करना है ना। लेकिन मीडिया कभी कभी ऐसा करती है, किसी पर्सन के करैक्टर को इतना ज़्यादा असैसिनेट कर दिया जाता है, इवन जुडिशरी की जो ओपिनियन है वो भी इन्फ्लुएंस हो जाती है। इसके बाद फेक न्यूज़ का भी इशू है, और मीडिया आज के समय में देखो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। कुछ न्यूज़ चैनल्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के इशारों पर काम करते हैं, मतलब ऐसी न्यूज़ दिखाते हैं जो गवर्नमेंट को फेवर करती हैं, और कुछ मीडिया चैनल्स ऐसे हैं जो एक तरफा सरकार के अगेंस्ट बोलते हैं। कोई भी बात हो बिल्कुल ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे सरकार तो कुछ सही कर ही नहीं रही है, सरकार सब कुछ गलत ही कर रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बैलेंस्ड अप्रोच मीडिया आउटलेट्स को अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि देखो जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, सरकारें आती जाती रहती हैं, बट मीडिया का काम डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद एक जो इशू है वो है कोड ऑफ एथिक्स एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स लेट डाउन बाय एनबीए। एनबीए यानी नेशनल ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन, इन्होंने कुछ गाइडलाइंस रखी हैं मीडिया चैनल्स के लिए, जैसे इंश्योर इम्पार्शियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी इन रिपोर्टिंग, इंश्योर न्यूट्रलिटी, इंश्योर दैट व्हेन रिपोर्टिंग ऑन क्राइम दैट क्राइम एंड वायलेंस आर नॉट ग्लोरीफाइड। आपने नहीं देखा काफ़ी बार इवन दाऊद इब्राहिम जिसने इतने ज़्यादा अपराध किए हैं, बॉम्ब ब्लास्ट का आरोप है, ऐसे लोगों को भी मीडिया के द्वारा ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है। डोन गाड़ियों का काफिला साथ चलता है, मतलब क्या संदेश आप देना चाहते हो जनता को। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स, महिलाओं के अगेंस्ट और बच्चों के अगेंस्ट अगर आप क्राइम और वायलेंस को रिपोर्ट कर रहे हो, सावधानी बरतिए, डिस्क्रिशन बरतिए। सेक्स और नग्नता को आप मत दिखाइए, प्राइवेसी इंश्योर कीजिए, नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में मत डालिए। आपको याद होगा 2008 में जब मुंबई में हमला हुआ था, तो उसके बाद आतंकवादियों को जो लोग डायरेक्शंस दे रहे थे पाकिस्तान में बैठे, वो इंडिया के मीडिया चैनल्स को देख देख कर बता रहे थे कि आपके होटल के ऊपर अब एनएसजी आ गई है, ये सब चीज़ें। इवन आपको इतना भी याद होगा, शायद 2015 की ये बात है, पठानकोट पर जब अटैक हुआ था, पठानकोट एयरबेस में जब अटैक हुआ था, तो एनडीटीवी चैनल पर आरोप लगा था कि उस समय भी उन्होंने थोड़ी लाइव रिपोर्टिंग की थी और उनके खिलाफ बाद में कार्रवाई भी की गई थी। एक दिन के लिए न्यूज नहीं चलेगा एनडीटीवी, ऐसा कुछ सरकार ने निर्णय दिया था। उसके बाद काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था, तो सरकार ने अपना निर्णय वापस ले लिया था। इसके बाद आप अंधविश्वास को नहीं प्रमोट करोगे, और सबसे लास्ट में स्टिंग ऑपरेशंस अगर आपको कंडक्ट करने हैं तो पूरी जिम्मेदारी से आप स्टिंग ऑपरेशंस को कंडक्ट करोगे। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।